मैं आर.के. सिंह कक्षा 5 की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए विज्ञान के लेसन 9 पाठ 9 के बारे में पढ़ते हैं। स्वास्थ्य एवं बीमारियां, हेल्थ एंड डिजीज। हम सभी को भोजन की जरूरत होती है। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है। भोजन में कुछ मुख्य पदार्थ होते हैं जो पोषक तत्व कहलाते हैं। हमें प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ खाने चाहिए। हमारे भोजन में प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट और वसा आदि पोषक तत्व सम्मिलित होने चाहिए। पोषक तत्व को हम 6 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है प्रोटीन। प्रोटीन जीवन पर्यंत माने जीवन भर हमारे लिए प्रोटीन उपयोगी है। प्रोटीन क्या करता है? नई कोशिकाओं के निर्माण और उनके रखरखाव के लिए आवश्यक है। दूध, दही, मक्खन, अंडा, मछली, मांस, सोयाबीन, मटर, दाल आदि प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। ये प्रोटीन के स्रोत का यहाँ चित्र दिया हुआ है, आप ध्यान से देखें, प्रोटीन वाले भोज्य पदार्थ। इसके बाद हम जानते हैं विटामिन। विटामिन बहुत सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। विटामिन हमारे शरीर को चुस्त रखने में सहायक होते हैं। ये हमारी भूख और प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाते हैं, इम्यून सिस्टम मजबूत करते हैं। हमारे शरीर को विटामिन की बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ये हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। ताजे फल और हरी सब्जियां विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। फल के छिलकों में, सब्जियों के छिलके में प्रचुर मात्रा में विटामिन होते हैं। अब विटामिन और उनके स्रोत यहाँ पर सारणी दी हुई है, आप ध्यान से देखें। विटामिन ए दूध, अंडा, मक्खन, सब्जी और सभी पीले फल, हरे फलों में, पीली सब्जियां, हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन बी बादाम, चावल, दूध, गेहूं आदि में पाया जाता है। विटामिन सी नींबू, संतरे, ताजे फल और सब्जियां। ताजे और खट्टे फल जितने होंगे लेकिन ताजे हों तब उसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अब हम विटामिन डी के बारे में जानते हैं। मछली के यकृत का जो तेल होता है, कॉड लिवर ऑयल, उसमें विटामिन डी होता है। सूर्य के प्रकाश से हमारी त्वचा स्वयं विटामिन डी का निर्माण कर लेती है। विटामिन ई हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन के हरी सब्जियों और टमाटर में पाया जाता है और आदि अन्य चीजों में। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, यानी ऊर्जा देने वाला यह भोज्य पदार्थ है। साथ ही कुछ विटामिनों के निर्माण के लिए भी ये शरीर को प्रोत्साहित करते हैं। आलू, मक्का, गेहूं, गुड़ और चीनी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। वसा से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इनमें कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा दुगुनी ऊर्जा होती है। वसा हमारे शरीर को गर्म रखती है। घी, मक्खन, तेल, सूखे मेवे वसा के मुख्य स्रोत हैं। वसा का पाचन सबसे देर में होता है, ठीक, इसलिए वसा थोड़ी मात्रा में ही लेनी चाहिए। खनिज लवण। खनिज लवण हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। कैल्शियम, लोहा, फ्लोराइड, आयोडीन कुछ विशेष आवश्यक खनिज लवण हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। दूध और हरी पत्तेदार सब्जियां खनिज लवण के अच्छे स्रोत हैं। इसके बाद हम रेशे यानी रफेज। रेशे हमारे भोजन का एक भाग हैं। इनका पाचन नहीं होता है, परंतु यह हमारे शरीर के अपच और अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। हमें भीगी हुई दाल और भीगे हुए चने के पानी को फेंकना नहीं चाहिए। हमें इसी पानी में ही भोजन पकाना चाहिए, क्योंकि इस पानी में पोषक तत्व होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं हरी सब्जियां और फल, इसमें विटामिन के स्रोत हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, ये आलू, गेहूं, चावल, शहद कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। वसा, ये मक्खन, तेल, घी वसा का स्रोत है और ये खनिज लवण के स्रोत हैं। अब आते हैं जल। जल के बिना जीवन संभव नहीं है।
जल हमारे भोजन के पाचन में मदद करता है और उत्सर्जन में हमारी सहायता करता है। हमें प्रतिदिन 8 से 10 गिलास जल अवश्य पीना चाहिए। अब हम स्वस्थ रहने के लिए और क्या करना हमें है? स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित आहार, व्यायाम और उचित विश्राम अर्थात उचित नींद की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार क्या है? जिस भोजन में उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण होते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। इसके बाद व्यायाम के बारे में जानते हैं। एक्सरसाइज। शरीर को चुस्त, दुरुस्त और स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारी पेशियां अत्यधिक सक्रिय हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिलने लगती है। फेफड़े रक्त में अधिक ऑक्सीजन भेजते हैं तथा शरीर के हर अंग को अधिक रक्त और ऑक्सीजन मिलने लगती है। इस स्थिति में श्वेत ग्रंथियां भी अधिक सक्रिय हो जाती हैं और शरीर के अवांछित पदार्थ पसीने के रूप में बाहर निकल जाते हैं। व्यायाम से भूख बढ़ती है, पाचन अच्छा होता है। तैरना, दौड़ना, साइकिल चलाना, खेल कूद अच्छे व्यायाम हैं। सुबह टहलना भी अच्छा व्यायाम है। इसके बाद विश्राम या निद्रा के बारे में जानते हैं। सोना या विश्राम करना भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अच्छी नींद से शरीर की कार्य क्षमता बढ़ती है। अन्य किसी भी अवस्था की अपेक्षा सोते समय पेशियां अधिक आराम से रहती हैं। अच्छी नींद के बाद हम स्वयं को तरोताजा और ऊर्जा भरा हुआ महसूस करते हैं। अब थोड़ा बीमारियों के बारे में जानते हैं। बीमारी वह स्थिति है जो हमारे शरीर को समुचित माने सही ढंग से कार्य करने नहीं देती है। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है संक्रामक और दूसरा है असंक्रामक। संक्रामक बीमारियां यानी कम्युनिकेबल डिजीजेज वे बीमारियां जो किसी बीमार मनुष्य से स्वस्थ मनुष्य में पहुंच जाती हैं, संक्रामक बीमारियां कहलाती हैं। ये बीमारियां बहुत से सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, फफूंद यानी फंगस, कवक और प्रोटोजोआ आदि से हो जाती हैं। ये छूत की बीमारियां भी कहलाती हैं। संक्रामक बीमारियां निम्नलिखित माध्यम से फैलती हैं। पहला माध्यम क्या है? थ्रू द कॉन्टैक्ट ऑफ इल पर्सन यानी बीमार व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क से। खसरा, दाद, जुकाम, खांसी आदि का संक्रमण रोगी से सीधे या प्रत्यक्ष संपर्क के कारण होता है। रोगी द्वारा प्रयोग किए गए कपड़े, रुमाल, तौलिया आदि के माध्यम से भी संक्रमण हो सकता है। वायु के माध्यम से थ्रू द एयर वी ब्रीथ। टीबी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, चेचक, डिप्थीरिया, काली खांसी जैसी संक्रामक बीमारियों के रोगाणु वायु के माध्यम से फैलते हैं। जब कोई बीमार व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उसके रोगाणु हवा में फैल जाते हैं। इस तरह से रोगाणु स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर में सांस के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं। तीसरा क्या कारण है? तीसरा माध्यम है भोजन और पानी के माध्यम से। अशुद्ध जल और बासी अथवा बिना ढका हुआ भोजन मक्खियों, काकरोच आदि द्वारा लाए गए रोगाणुओं से प्रभावित होता है। गंदे हाथों से पिया गया पानी और खाया हुआ भोजन भी रोगाणुओं द्वारा प्रभावित हो जाता है। टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया, पीलिया आदि के रोगाणु भोजन तथा जल के माध्यम से ही शरीर में पहुंचते हैं। अशुद्ध जल पीने और प्रदूषित भोजन के सेवन से ये सब बीमारियां फैलती हैं। इसलिए हमें अशुद्ध जल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला क्या है? कीटों के कारण। कुछ कीट जैसे मच्छर, खटमल आदि मलेरिया, डेंगू आदि बुखार फैलाते हैं। कुछ कीट जैसे खटमल, मच्छर आदि रोग से प्रभावित व्यक्ति का खून चूसते हैं और इसके बाद किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काट लेते हैं, जिससे बीमार व्यक्ति के रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और व्यक्ति बीमार हो जाता है। कटने, छिलने और घाव के द्वारा थ्रू कट एंड वाउंड। जब हमारी त्वचा कहीं से कट या छिल जाती है या त्वचा पर घाव हो जाता है तो टिटनेस जैसे रोग के रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इससे टिटनेस हो जाता है। अब असंक्रामक बीमारियों के बारे में जानते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती,
उनको असंक्रामक बीमारियां कहते हैं। कुछ बीमारियां आहार में उचित पोषक तत्वों के अभाव में हो जाती है, जैसे रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात में या अंधेरा होने पर न दिखना। रतौंधी नामक बीमारी विटामिन ए की कमी के कारण होती है। वे व्यक्ति जो अंधेरे में ठीक प्रकार से नहीं देख पाते रतौंधी से पीड़ित होते हैं। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, गाजर, मक्खन और आम उचित मात्रा में सेवन करने चाहिए। ये पदार्थ विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। इसके बाद ये रतौंधी का दिखाया है यहाँ पे। इसके बाद स्कर्वी में मसूड़ों से खून आता है, यहाँ आप देख रहे हैं। स्कर्वी नामक बीमारी विटामिन सी के अभाव में होती है। सब शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी बीमारी होती है। स्कर्वी से पीड़ित व्यक्ति के मसूड़ों से खून आता है तथा जोड़ों में सूजन आ जाती है। संतरा, आंवला, टमाटर, आलू, खट्टे फल विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। इसके बाद हम जानते हैं बेरी के बारे में। बेरी नामक बीमारी विटामिन बी के अभाव में होती है, यानी विटामिन बी की कमी से। यह शरीर की बढ़ोतरी को प्रभावित करती है। बिना पॉलिश किए हुए चावल विटामिन बी के अच्छे स्रोत हैं। अब हम घेंघा के बारे में पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि गले के पास कुछ लोगों को बहुत सी सूजन इस तरह से आ जाती, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। तो घेंघा नामक बीमारी शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होती है। इस बीमारी में गर्दन की ग्रंथि में सूजन आ जाती है। भोजन में आयोडीन मिश्रित नमक का प्रयोग करके घेंघा रोग से बचा जा सकता है। लेकिन एक बात और है कि आयोडीन वाष्पशील होता है। जब हम इसको उबालते हैं तो आयोडीन इसमें से वाष्पित हो जाता, उड़ जाता है। सूखा यानी रिकेट्स रोग। सूखा नामक बीमारी विटामिन डी के अभाव में होती है। इस बीमारी में हड्डियां मुलायम हो जाती हैं, शरीर एकदम पतला दुबला हो जाता है। जनरली बच्चों को होती है। हमारी त्वचा स्वयं विटामिन डी बना लेती है सूर्य के प्रकाश से, इसलिए ऐसे लोगों को सूर्य के प्रकाश में अवश्य रहना चाहिए। इस बीमारी में हड्डियां मुलायम, दूध, मछली, मक्खन, अंडे विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं और सूर्य का प्रकाश से हमारी त्वचा स्वयं बना लेती है विटामिन डी। इसके बाद हम जानते हैं रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी, इसको बोलते हैं एनीमिया। रक्त अल्पता नामक बीमारी भोजन में लौह तत्व यानी आयरन की कमी के कारण होती है। रक्त अल्पता यानी खून की कमी से पीड़ित व्यक्ति शीघ्र ही थक जाता है और निस्तेज यानी उसके चेहरे पर चमक नहीं रहती और थका हुआ दिखाई देता है। सेब, केला, सेम, मांस, सूखे फल, दालें, हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां लौह तत्व के अच्छे स्रोत हैं। गाजर भी। नीचे सारणी दी है जिसमें पोषक तत्व और उनके अभाव में होने वाली बीमारियों और इन बीमारियों के रोकथाम के स्रोत दिए गए हैं। आप ध्यान से देखें, ये सारणी में पहला कॉलम है पोषक तत्व का, दूसरा अभाव में बीमारी का, तीसरा पोषक तत्व के स्रोत। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए के स्रोत क्या है? मक्खन, घी, दूध, दही, मछली, मांस, मछली, अंडा, गाजर, आम आदि। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। इसके विटामिन बी के स्रोत क्या है? दाल, सेब, मटर आदि। विटामिन सी के अभाव में स्कर्वी रोग होता है मसूड़ों में। विटामिन सी के स्रोत हैं संतरा, नींबू, खरबूजा, टमाटर, आंवला, अनानास, ताजे फल और ताजी सब्जियां, खट्टे फल। ठीक, ये विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है जिसको सुखंडी भी कहा जाता है। विटामिन डी का अच्छा स्रोत दूध, पनीर, अंडा और सूर्य का प्रकाश स्वयं है। सूर्य के प्रकाश से हमारी त्वचा विटामिन डी बनाती है। पोषक तत्व आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। गले में थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। समुद्री जीव, झींगा आदि और आयोडीन युक्त नमक, ये आयोडीन के अच्छे स्रोत हैं। लौह तत्व, ये भी एक पोषक तत्व है महत्वपूर्ण। इसके अभाव में रक्त अल्पता यानी खून की कमी या एनीमिया हो जाता है। लौह तत्व अंडे की जर्दी, मांस, किशमिश, सूखे फल,
पालक यानी हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। अब निदान और बचाव कैसे रोग से करें, उसका तरीका। कूड़े कचरे को हमेशा बंद डिब्बों वाले कूड़ेदान में डालना चाहिए, इधर उधर नहीं। फिनाइल जैसे रोगाणुनाशकों का प्रयोग समय समय पर करना चाहिए, मुख्य रूप से शौचालय में। तीसरा है खाना बनाने, खाना खाने और अन्य कार्य करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। चौथा उपाय है आसपास जमा पानी पर पेट्रोल या किसी अन्य तेल का छिड़काव करें ताकि वहां मच्छर और मक्खियां न पनप सके। पांचवा उपाय रोगी द्वारा प्रयोग की गई प्रत्येक वस्तु जैसे तौलिया, गद्दा, तकिया, चादर, रुमाल आदि को विसंक्रमित कर देना चाहिए। चेचक, तपेदिक, खसरा से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क से दूर रहना चाहिए। प्रतिरक्षक या बचाव बीमारियों से बचने का सबसे आसान तरीका है। टीकाकरण भी बीमारियों से बचने का आसान तरीका है। आज कुछ बीमारियों जैसे हैजा, टाइफाइड, पोलियो, खसरा, टिटनेस, हेपेटाइटिस आदि के टीके लगाए जाते हैं। टीकाकरण से बीमारियों से बचाव हो सकता है। इसी के साथ यह चैप्टर पूर्ण होता है। हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।